is Simple Learning, and today we will study the geography chapter, energy and power resources. So student, this is the chapter of your geography book, class 7 geography book, and without further delay, let's get started. Chapter number 6, energy and power resources. Student, in this chapter we will read about the introduction, what are the sources of energy and what are the renewable and non-renewable energy resources. And renewable energy resources are solar power, hydropower and wind power, and non-renewable energy resources are coal and petroleum. तो आप इससे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो सोर्सेस ऑफ एनर्जी है वो जो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जो कि हमें मिलते रहते हैं, नॉन रिन्यूएबल जिनको बहुत टाइम लगता है बनने में, इसलिए उनको हमें सोच समझ के यूज करना चाहिए। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम उनको कैसे बचा सकते हैं। So student, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इंट्रोडक्शन, एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। जो एनर्जी है, ऊर्जा बोलते हैं जिसे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है स्टूडेंट कि जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है उस पर। इकोनॉमी होती है जो जिसमें सब होता है, मनी से लेकर हर चीज होती है, प्रोडक्शन से लेकर। इट इज द बेसिक इनपुट रिक्वायर्ड टू सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, और ये बहुत एक बेसिक इनपुट है, यानी कि जो हमारी कंट्री के लिए हमें जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको सस्टेन मेंटेन करके रखना होता है। एनर्जी इज एन एसेंशियल इनपुट फॉर इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो एनर्जी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज के लिए भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, ताकि इससे जो लोगों का रहन सहन है उसके स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर पाए। Energy output is obtained from commercial sources like coal, petroleum and electricity. जो एनर्जी आउटपुट है यानी कि जो उसका आउटपुट होगा वो हम कैसे हम उसको ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रिसिटी से। पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ एनर्जी इज समटाइम यूज्ड एज एन इंडेक्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और जो वहां की पर कैपिटा कंजप्शन है एनर्जी का, हम कितनी एनर्जी क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं उसका, वो किसका भी हम यूज करते हैं, किसके लिए, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, उस कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इंडेक्स बताता है। जब अब आप पढ़ते भी होंगे ना कि इंडेक्स होते हैं, जैसे कि हैप्पी इंडेक्स होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, तो उसमें आप देखते हो कि इंडिया की रैंक कैसी है। तो वैसे ही होते हैं इंडेक्स जो हमें बताता है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की वो कैसे है। India's per capita consumption of commercial energy is very low। जो हमारी पर कैपिटा कंजप्शन है कमर्शियल एनर्जी की बहुत ही कम है, ये केवल जो वर्ल्ड एवरेज है उसका 1/8 है, तो स्टूडेंट बहुत कम है ये। तो एनर्जी रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। जो एनर्जी रिसोर्सेज है उनको क्लासिफाइड करते हैं टू ग्रुप में, एक है रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेकंड वन इज रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं वो हमें क्या है, मिलते रहते हैं, जैसे सन की एनर्जी हमें रोज मिलती है, विंड भी हमें रोज मिलती है, हाइड्रो पावर यानी कि जो वाटर से पावर बनती है, जैसे कि आप देखते हो इलेक्ट्रिसिटी, बायोगैस जो बायो मटेरियल से बनती है, और टाइडल यानी कि जो टाइड से बनती है, जियोथर्मल यानी कि हॉट स्प्रिंग से बनती है। तो स्टूडेंट ये हमें मिलती रहती है, और जो नहीं मिल पाती है यानी कि जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे वो एक टाइम पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और इसको इस एनर्जी को बनने में भी बहुत टाइम लगता है, वो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, वो है कोल। जैसे कि आप कोल देखते हो कि कहीं पे अगर लैंड साइड होगा पेड़ पौधे दब जाएंगे, कोई भी चट्टान वगैरह वो दब गई, उसके बाद जो कोल है उसको बहुत टाइम लगता है उस प्रोसेस को बनने में, तो इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सेकंड वन इज पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है, थर्मल पावर है। थर्ड वन इज नेचुरल गैस, ये है थर्मल पावर, ये भी थर्मल पावर है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में। कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी रिसोर्सेज जिनके साथ हम कंपनसेटेड नहीं कर सकते, यानी कि समझौता, यानी कि आपको इनको क्या करना है, इनका लिमिटेड यूज करना है। अगर आप इन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी का मतलब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अगर आप इनका ज्यादा यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको पिक दिखा रही है रिन्यूएबल एनर्जी समझने के लिए, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एनर्जी, तो आपको यहाँ पे बता रखा है कि रिन्यूएबल एनर्जी क्या क्या होगी। सो स्टूडेंट क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी यानी कि कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, उसको अगर आप जितना ज्यादा यूज करेंगे, अगर आप उसकी लिमिटेड यूज नहीं करेंगे और
इतना यूज करेंगे हम कि वो एक टाइम पे खत्म हो जाएगा और उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा। जैसे कि मैंने बताया कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, दीज सोर्सेज ऑफ एग्जॉस्टिबल, ये एग्जॉस्टिबल है यानी कि स्टूडेंट ये क्या है, लिमिटेड है। दे कॉज पॉल्यूशन व्हेन यूज्ड एज दे एमिट एश और स्मोक। जैसे आप कोल को देखते हो, वो जब बर्न होता है तो उससे क्या होता है, स्मोक निकलता है और पॉल्यूशन होता है। दे आर एक्सपेंसिव टू बी मेंटेन, और ये बहुत महंगे होते हैं और मेंटेन करने के लिए भी इनको बहुत ही खर्च होता है, स्टोर्ड और ट्रांसमिटेड होने के लिए भी। ह्यूज क्वांटिटीज नीडेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पावर, और हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए पावर को प्रोडक्शन, पावर की प्रोडक्शन करने के लिए। नेक्स्ट वन इज रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम बोलेंगे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर और एन अल्टरनेटिव टू कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर, यानी कि इसको बोलेंगे हम नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ पावर, किसको, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और अभी हमने पढ़ा कि ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी ये क्या है, हमें फ्री में मिल जाते हैं। आपको विंड फ्री में मिल जाती है, उसके पैसे नहीं देने पड़ते हमें। हमें सन से जो हीट होती है, यानी कि हमारे जो क्लोथ वगैरह हम जो भी काम करते हैं और हमें जो हीट एनर्जी मिल रही है सन से, वो भी जैसे कि विटामिन डी, उसके तो पैसे नहीं पड़ते हैं हमें, तो ये क्या है, फ्री है। दीज आर रिन्यूएबल सोर्सेज, इसलिए इनको रिन्यू कहा गया है, क्योंकि क्या है ये, इनका लिमिटेशन नहीं है। दीज आर इको फ्रेंडली सोर्सेज, ये इको फ्रेंडली सोर्सेज है। जैसे कि आप देखोगे सन से एनर्जी आती है, वो पॉल्यूशन तो नहीं कर रही है अर्थ में, तो ये क्या है, इको फ्रेंडली है। जो विंड है, विंड यानी कि हवा चल रही है, तो वो पॉल्यूशन नहीं करती है। दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी वेस्ट और कॉज पॉल्यूशन, वो कोई भी वेस्ट और पॉल्यूशन को कॉज नहीं करेंगे इन कंपैरिजन टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। दे कैन बी ट्रैप्ड एट लार्ज स्केल एट वन प्लेस, उनको आप क्या कर सकते हो, ट्रैप कर सकते हो बड़े पैमाने पे एक प्लेस पे, और स्मॉल अमाउंट पे भी, नंबर ऑफ प्लेसेस पे। दे कैन रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, और इससे ये रिजल्ट आएगा कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उसके हमें हमको क्या कॉस्ट कम पड़ेगी, और ये कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि हमारा वो काम क्या हो रहा है, हमें ज्यादा उस पर एक्सपेंड नहीं करना पड़ रहा है। India is ideally situated geographically where all these sources are available in plenty, और इंडिया ऐसी geographically, इंडिया ऐसी जगह पे situated है जहाँ पे ये जो sources है हमें बहुत ज्यादा अमाउंट में मिल जाती है। तो इंडिया ऐसे है, ऐसी लोकेशन पे है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। जियोबज, अब हमें जियोबज में दे रखा है द वर्ल्ड पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड पेट्रा, जो वर्ल्ड पेट्रोलियम है उसको डिराइव किया गया है पेट्रा वर्ल्ड से। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको दे रखा था कि इंडिया नॉन कन्वेंशनल एनर्जी पोटेंशियल एस्टिमेटेड टू बी 1,90,000 मेगावाट, ठीक है। तो यहाँ जो पोटेंशियल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का जो पोटेंशियल है, यानी कि वो कितने उसमें यूज की जा रही है, तो इसके अकॉर्डिंग एन एस्टिमेट ऑफ 30% ऑफ दिस पोटेंशियल कम फ्रॉम द अर्थ, और 30% कहाँ से आता है, सन से आता है। तो एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का आपको यहाँ पे पिक दे रही है, जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। स्टूडेंट अब पढ़ते हैं जियोवेज के बारे में। जो वर्ल्ड पेट्रोलियम है वो डेराइव हुआ है वर्ल्ड से पेट्रा, पेट्रा का मीनिंग है चट्टान और ओलियम का मीनिंग है ऑयल, तो इसलिए पेट्रोलियम का नाम पड़ा, उसका मतलब हुआ चट्टान से निकलता है जो ऑयल वहां से मिलता है। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द रॉक, और ये एक्सट्रैक्ट यानी कि निकाला जाता है रॉक से। 20% बायोगैस से आता है और 13% विंड से आता है। तो ये आपके पास पहले क्या दे रखा था, यहाँ पे आपके पास ये दे रखा था ना कि एस्टिमेशन दे रखा था कि कहाँ से हमें कितने परसेंट सोर्स ऑफ एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे है 30% किससे, ओशन थर्मल से, 20% बायोगैस से और 13% विंड से। नेक्स्ट वन, सोलर एनर्जी। द सन प्रोवाइड्स अस विद इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो सन है वो हमें बहुत ही ज्यादा अमाउंट में एनर्जी प्रोवाइड करता है, किस फॉर्म में, सोलर रेडिएशन में। एनर्जी दैट ट्रेवल्स इन स्मॉल वेव्स रीचिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 150 मिलियन किलोमीटर्स इन ओनली 8 मिनट। और आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, ठीक है, जो एनर्जी ट्रेवल कर रही है वो स्मॉल वेव की फॉर्म में कर रही है, वो सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंचती है कितने डिस्टेंस से, 150 मिलियन किलोमीटर, 8 मिनट लगता है उसको इतनी डिस्टेंस को कवर करने में। और एनुअल एवरेज सोलर एनर्जी हमें रिसीव्ड होती है पर स्क्वायर मीटर किसकी, अर्थ सरफेस की, वेरीज फ्रॉम मोर देन 300 वॉट पर सेकेंड, और ये वेरी कर सकती है किसके अकॉर्डिंग, 300 वॉट पर सेकेंड के अकॉर्डिंग, इक्वेटोरियल रीजन में टू लेस देन 100 वॉट पर सेकेंड, और सब पोलर रीजन में हमें ऐसा मिलेगी, पावर मिलती है इससे। रफली 47% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी रिसीव्ड एट द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, और 47% जो सोलर एनर्जी रिसीव होती है एटमॉस्फेयर के टॉप पे, जो तब उसके बाद रीच करती है अर्थ सरफेस पे। रेस्ट आर आइदर रिफ्लेक्टेड, और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ एब्जॉर्ब हो जाती है। आपने रिफ्लेक्शन तो पढ़ा ही होगा कि कोई भी सनलाइट किसी सरफेस पे पड़ेगी और रिफ्लेक्ट होती है, तो वैसे ये कुछ
रिफ्लेक्ट होती है, कुछ एब्जॉर्ब होती है और बाद में एटमॉस्फेयर पे ही वापस चली जाती है। ठीक है, कुछ रेडिएटेड बैक यानी कि वही एटमॉस्फेयर से है तो कुछ वहां रिफ्लेक्ट होके चली जाती है। तो ये है, यहाँ पे आपको सोलर पैनल्स आपने देखा भी होगा स्टूडेंट, ये सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और ये भी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी सोर्सेज, यानी कि सन की जो हीट है उसको ट्रैप करेगा, लेगा और उससे पावर जनरेट करेगा। जैसे कि आप देखते होंगे इसको यूज करते हैं किसके लिए, पावर के लिए। तो स्टूडेंट ये है सोलर पैनल्स। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर एनर्जी उनके क्या फायदे हैं। जो सोलर एनर्जी है वो रिसोर्स है, वो केवल सस्टेनेबल एनर्जी कंजप्शन के लिए ही नहीं बल्कि ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है विच कैन बी हैर्नेस्ड इन मोस्ट ऑफ द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। और जो क्या होते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड के एरियाज में इतना नहीं मिलता है, क्योंकि आपने कहीं पे भी देखा, ये जगह देखा होगा जहां हमेशा बर्फ ही पड़ी रहती है। सोलर पावर कैन बी यूज फॉर कुकिंग, हीटिंग वाटर, और जो सोलर पावर है उसको यूज किया जाता है पानी को गर्म करने के लिए और कुकिंग के लिए। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा क्या है, सोलर क्या होते हैं, वेसल्स भी होते हैं, आपने देखा होगा। इट कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कुकिंग, आप इससे क्या करते हो, खाना भी बनाते हो। हीटिंग के लिए भी, स्ट्रीट लाइटिंग के लिए, जैसे आपने विलेजेस में देखा होगा जो आप वो स्ट्रीट लाइटिंग यानी कि वो सोलर लाइटिंग लगी होती है, वो ट्रैप करती है सन की हीट को और रात को आप देखते हो कि वो क्या हो जाती है, उसमें लाइट आती है। वाटर पंपिंग के लिए भी, डिसैलिनेटिंग साल्टी वाटर के लिए भी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को चार्ज करने के लिए भी। जैसे हमने सोलर पैनल दिखाया तो ऐसे ही फॉर्म में स्टूडेंट विलेजेस में भी लगी रहती है। द सोलर पैनल्स रिक्वायर रूटीन मेंटेनेंस, जो सोलर पैनल है उनको थोड़ा बहुत मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। बहुत ज्यादा जो रिलायबल सोलर पावर पैनल मैन्युफैक्चर है वो 20 से 25 साल तक उनकी वारंटी, यानी कि इतना ज्यादा वो रिलेबल है, यानी कि भरोसे करने लायक है, हम उनको यूज इतने सालों तक कर सकते हैं। इट सेव्स फॉसिल फ्यूल, और इससे क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि कुकिंग हीटिंग का काम कर रहा है तो इसके बजाय अगर आप फॉसिल फ्यूल को यूज करते हैं, जैसे कोल को यूज किया आपने और पेट्रोलियम को यूज किया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और इसकी वजह से जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो भी कमाते हैं, और जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है उनका भी आप ज्यादा यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें इससे प्रोवाइड हो जा रही है रिन्यूएबल सोर्स से। द गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड जनरस टैक्स क्रेडिट फॉर इंडिविजुअल एंड कंपनीज दैट इन्वेस्ट इन सोलर सिस्टम। जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही टाइप के टैक्स क्रेडिट करती है इंडिविजुअल और कंपनी को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलर सिस्टम को में। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, इसके डिसएडवांटेज क्या है, सोलर एनर्जी कैन नॉट बी जनरेटेड ड्यूरिंग द नाइट। और सोलर एनर्जी आपने देखा होगा सन नहीं होगा तो रात को जनरेट कैसे होगा, वो तो दिन का ही काम होगा। क्यों? क्योंकि सन कब आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं और रात को अंधेरा होता है। ड्यूरिंग क्लाउडी डेज द पावर जनरेशन गेट रिड्यूस्ड, और अगर क्लाउडी डेज रहेंगे तो उस टाइम भी पावर जनरेशन कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उतनी जो सन की रेज है वो उतनी नहीं मिल पाएंगे और इस वजह से जो जनरेशन होगा वो रिड्यूस होगा। सोलर पैनल एनर्जी इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द पैनल इज डायरेक्टली फेसिंग द सन, और सोलर एनर्जी तभी ज्यादा से ज्यादा आ पाएगी उसमें जब वो पैनल क्या हो जाएगा, उसका जो फेस है वो सन के सामने होगा, ऐसे मतलब जहां से सन की रेज आ रही है उस तरफ। Only 20% of the sun rays can be converted into solar electricity, और केवल 20% सन रेज को ही कन्वर्ट किया जा सकता है सोलर इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। इंस्टॉलिंग सोलर पैनल इज क्वाइट एक्सपेंसिव, और जो सोलर पैनल है उसको इंस्टॉल करने के लिए भी बहुत पैसे क्या करने पड़ते हैं, खर्च करने पड़ते हैं, यानी कि वो एक्सपेंसिव है, महंगा है। सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड डायरेक्टली फ्रॉम द सन, जो सोलर एनर्जी है उसको वो कैप्चर कर सकते हैं डायरेक्टली किससे, सन से। इट इज यूज्ड इन 2 डिफरेंट वेज, इसको 2 डिफरेंट वेज में यूज किया जाता है। पहला है थर्मल कन्वर्जन और सेकंड वन इज फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। तो इस टाइप से 2 फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट विंड एनर्जी के बारे में। विंड इज एन इनएग्जॉस्टिबल इनएक्सपेंसिव एंड रिलायबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जो विंड है वो एक एक्सपेंसिव यानी कि सस्ती आपको रिलायबल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल जाएगी आराम से, विच हैज द पोटेंशियलिटी टू जनरेट सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसके पास पावर है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने की विदाउट पॉल्यूटिंग द एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर को बिना प्रदूषित किए हुए, पॉल्यूट किए हुए। ऑन द बेसिस ऑफ सर्कुलेशन पैटर्न, विंड्स में primarily be grouped into 2, global wind system and local wind system। और सर्कुलेशन पैटर्न के बेसिस पे जो विंड है उसको ग्रुप किया गया है 2 में, ग्लोबल विंड सिस्टम और लोकल विंड सिस्टम। अब पढ़ेंगे ग्लोबल विंड सिस्टम क्या है। ये इंक्लूड करता है जो प्लेनेटरी विंड मोशन है, जैसे कि ट्रेड विंड, वेस्टर्न लाइट देखते हो आप, कभी चलती है ऐसी विंड एटसेट्रा।
लोकल विंड सिस्टम में इंक्लूड लैंड एंड सी। जो लोकल विंड सिस्टम है यानी कि जो लोकल विंड चलती है, हवा चलती है जो, वो कैसी चलती है, जहां पे क्या होगा, सी ब्रिजेस होगा, यानी कि आप देखते हो कि ठंडी ठंडी हवाएं, माउंटेन होगी, वैली विंड्स एटसेट्रा। इट इज ऑब्जर्व दैट लोकल विंड सिस्टम प्ले मोर इंपॉर्टेंट रोल्स इन द जनरेशन ऑफ विंड एनर्जी। और ये देखा गया है कि जो लोकल विंड सिस्टम है, जो विंड आपको क्यों मिलती है, जब वो ट्रेड विंड, वेस्टर्नलाइज विंड, ऐसे ये विंड जब चलती है तो इससे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है विंड एनर्जी के जनरेशन में। तो इससे भी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, क्योंकि ये भी क्या है, एक सोर्स ऑफ एनर्जी। विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम WECS आर मॉडर्न विंड टर्बाइन। ये मॉडर्न विंड टर्बाइन है। कौन, विंड एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, जो आती है दो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, एक इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन, एक वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस टर्बाइन, ये है वर्टिकल एक्सिस टर्बाइन। सो स्टूडेंट, इसमें क्या है, जनरेटर, गियर बॉक्स, रोटर ब्लेड, और ये मूव करेगा जब हवा चलेगी वर्टिकल में। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर। तो ये देखिए रोटर डायमीटर, ये मूव करेगा, ये ठीक है, और ये रोटर हाइट है, यहाँ से जनरेटर है। तो स्टूडेंट, इस फॉर्म में ये टरबाइन है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आती है, जो प्रोड्यूस करती है 10 और 100 ऑफ वाट ऑफ पावर टू रिलेटिवली लार्ज टरबाइन दैट प्रोड्यूस 1 मेगावाट और मोर। और कितना तक जो कितनी है, जो टरबाइन है वो प्रोड्यूस करेगी कितना, 1 मेगावाट और उससे भी ज्यादा। तो ऐसे ऐसे टरबाइन आती है। The wind energy has been used for thousands of years। जो विंड एनर्जी उसको यूज किया गया था बहुत हजारों सालों के लिए, फॉर मिलिंग ग्रेन्स, पहले तो देखते होंगे कि ग्रेन को पीसने के लिए भी, पंप करने के लिए वाटर को, और मैकेनिकल पावर एप्लीकेशंस के लिए भी। टुडे देयर आर 1 मिलियन विंड मिल्स। और आज के दिन में 1 मिलियन विंड मिल्स है, किसमें, ऑपरेशन में, अराउंड द वर्ल्ड। इट इज ओनली सिंस 1980s दैट टेक्नोलॉजी हैज बिकम सफिशिएंटली मैच्योर्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। और 1980 से जो टेक्नोलॉजी है वो ऐसी मिली है कि जो जनरेट कर लेती है इलेक्ट्रिसिटी को ऑन ए कॉमर्शियल बेसिस फ्रॉम विंड एनर्जी। और किस बेस पे, विंड एनर्जी के बेस पे। फर्स्ट विंड पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी वाज जनरेटेड इन 1888। जो फर्स्ट विंड पावर एनर्जी जनरेट की गई वो 1888 में की गई मशीन के थ्रू, जिसको बनाया गया था चार्ल्स एफ बूश ऑफ क्लीवलैंड, यानी कि यूएसए के ये जो है मैन, इन्होंने बनाया। चाइना रैंक फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ विंड। जो चाइना है वो फर्स्ट रैंक में है विंड के प्रोडक्शन में, विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में। उसके बाद दूसरा नंबर है यूएसए का, देन जर्मनी, और इंडिया की रैंक 4th है टोटल वर्ल्ड प्रोडक्शन में। जो फर्स्ट विंड फार्म्स है इंडिया में वो इंस्टॉल की गई 1986 में। कहां से, कोस्टल रीजन में, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा में। जो कोस्टल रीजन है उनकी जो विंड स्पीड है वो होती है 20 किलोमीटर पर आवर। और ये आइडियल साइट है इन पर्पज के लिए, आपने देखा होगा जहाँ पे सी रहेगी या यहाँ पे कोस्टल, वहां पे हवा ज्यादा चलती है। विंड पावर कैन बी यूटिलाइज फॉर डोमेस्टिक एंड अदर वेरियस पर्पसेज। जो विंड पावर है उसको यूज करते हैं डोमेस्टिक के लिए। जैसे आपने देखा होगा ना, कौन सी प्रोसेस थी आपकी, विनोइंग प्रोसेस में देखा होगा आपने, तो वो भी आप विंड की हेल्प से ही, तो क्या होता है, जो हस्क है, जैसे कि आपने केमिस्ट्री में बताया भी था, आप उसमें सॉल्ट में भी देख सकते हैं विनोइंग प्रोसेस, सॉरी आप उसमें चैप्टर में पढ़ सकते हैं विनोइंग प्रोसेस को। उसमें क्या है, आपको कोई भी क्या करना है, जैसे चावल वगैरह या गेहूं वगैरह आप साफ करते हो, तो उसकी हस्क किससे जा रही थी, जो विंड से अलग हो जाती। तो वैसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हो। और आप क्या करते हो, जब आपको ज्यादा गर्मी लगती है तभी भी तो आपको विंड चाहिए होती है, तो वो फैन प्रोवाइड करता है आपको, और अदर वेरियस पर्पसेस के लिए भी। एडवांटेज क्या है, विंड एनर्जी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि खत्म नहीं होगी। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी क्लीनेस्ट फॉर्म की है, यानी कि इसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं है। और ये रिड्यूस करती है हमारा निर्भरता, डिपेंडेंस किस पे, फॉसिल फ्यूल्स पे। यानी कि अगर हम इनका यूज करेंगे तो हमें जो फॉसिल फ्यूल है उसका यूज ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो फॉसिल फ्यूल है उसको बहुत टाइम लगता है बनने में, इसलिए उसका नाम है फॉसिल फ्यूल्स। हाइड्रो पावर के बारे में पढ़ते हैं। जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है किससे, आपने देखा होगा कि जो वाटर है उसमें भी फोर्स है, ठीक है, उसमें भी फोर्स है। आप देखोगे किसी भी स्ट्रीम को गिरते हुए, ठीक है, छोटे छोटे झरनों को गिरते हुए, तो उनमें भी क्या होता है, फोर्स होता है। देखना आप कभी गौर करना कि अगर कहीं से भी कोई पानी गिर रहा है, कहीं से रॉक के थ्रू, जहां पे वो गिरा वहां पे भी गड्ढा कर देता है, तो इसलिए उसमें भी पावर होती है। और जो पानी है वो फॉलिंग या फ्लोइंग होगा तो किस पे, किसके फोर्स में, ग्रेविटी के फोर्स में, उसको बोलेंगे हाइड्रो पावर। इसको जनरेटेड किया जाता है कैसे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, और इसको वाटर पावर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी कहा जाता है। जो फ्लोइंग वाटर है यानी कि चलता पानी है, किससे, वाटर रिजर्वेयर से, जैसे कि रिवर, डैम्स और लेक्स। टर्न्स द व्हील्स ऑफ लार्ज टरबाइन, ये मूव करवा देती है व्हील्स को, उसके टरबाइन को, और
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट के टरबाइन हुए और इससे जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी। डैम्स वगैरह में ऐसे यूज किया जाता है पानी को, इसलिए उनमें ज्यादा यूज, इसलिए उसमें ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है पानी की भी। इट इज रिन्यूएबल एंड नॉर्मली द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। जैसे कि आप उत्तराखंड में देख सकते हो कितने सारे डैम बनते हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ क्या है, वाटर अवेलेबल है, तो उसी से डैम और वो प्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। वाटर आप देखोगे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है कि इन कंपैरिजन टू नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जल्दी खत्म हो जाएंगे। पर जो पानी है वो क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और इसके आप क्या कर सकते हो, बहुत ही आप देखोगे होगा कि विदाउट वाटर देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ, सो वाटर इज टू इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसलिए हमें क्या है, जो पानी हम बहुत अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। अब हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी। कौन सी एनर्जी हुई है, जो अर्थ से हीट है, ठीक है, अर्थ से हीट है। इट इज क्लीन एंड सस्टेनेबल, ये भी साफ है और सस्टेनेबल है। रिसोर्सेज ऑफ जियोथर्मल एनर्जी रेंज फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर। और देखा होगा आपने कि कहीं कहीं पे हमारी अर्थ में ऐसे प्लेस है जहां पे क्या निकलता है, गर्म पानी निकलता है, ठीक है, फ्रॉम द शैलो ग्राउंड टू हॉट वाटर। देखा होगा आपने कि ऐसी रॉक्स जिनसे गर्म पानी, उबलता हुआ पानी। हॉट रॉक फाउंड अ फ्यू माइल्स बेनीथ द अर्थ सरफेस। और ये जो हॉट रॉक है वो कहाँ मिलती है हमें, बहुत थोड़ा नीचे जाके, अर्थ सरफेस के नीचे। एंड डाउन even deeper to the extremely high temperatures of molten rock called magma। और कहाँ पे, जहां पे थोड़ा गहराई होगी वहां पे हाई टेम्परेचर किसकी वजह से, मॉल्टन रॉक की वजह से होता है ऐसा, ठीक है, जिसको हम मैग्मा बोलते हैं। मोस्टली एनर्जी डेराइव फ्रॉम हॉट स्प्रिंग्स। और बहुत ज्यादा एनर्जी डेराइव की जाती है हॉट स्प्रिंग। स्प्रिंग का मतलब जो झरने हैं गर्म। जियोथर्मल पावर प्लांट वर्क बाय टैपिंग इनटू स्टीम। और जियोथर्मल पावर प्लांट ऐसे काम करता है, उसमें क्या करते हैं, स्टीम को टैप किया जाता है, या हॉट वाटर रिजर्वर जो अंडरग्राउंड है, जो हीट है उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल जनरेटर को घुमाने के लिए। और इंडिया में ऐसे सच प्लांट है जैसे पार्वती वैली, मणिकरण, हिमाचल प्रदेश ले एंड पूगल वैली, लद्दाख, यहाँ ऐसे पाई गई हैं। अब हम पढ़ेंगे टाइडल एनर्जी, यानी कि जो एनर्जी हमें ज्वार से मिलेगी, ज्वार बाटे आते हैं ना समुद्र में, तो वही। इट इज एन एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम टाइड्स बाय बिल्डिंग डैम्स एट द ओपनिंग्स ऑफ द सी। ये एनर्जी जनरेट की जाती है टाइड्स के थ्रू, कैसे, डैम्स को बिल्ड करके जहाँ पे सी का ओपनिंग है। अ टरबाइन इज इंस्टॉल्ड इन द डैम। एक टरबाइन को हम डैम में इंस्टॉल कर देते हैं ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करे। और ये कहाँ पे, गल्फ ऑफ कच्छ, कैम्बे और सुंदरबंस में ऐसे पोटेंशियल हैं जहाँ पे इन पावर को जनरेट किया जाता है। और केवल कनाडा और फ्रांस सक्सेसफुली प्रोड्यूस करते हैं कुछ टाइडल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे बायोगैस के बारे में। बायोमास इंक्लूड अर्बन वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड डोमेस्टिक वेस्ट। जैसे कि आपने बायोमास के बारे में पढ़ा पहले भी होगा बायोलॉजी में, कि इसमें क्या होता है, अर्बन वेस्ट जो भी वेस्ट है, एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे आप कई बार सब्जियों का वेस्ट, जैसे उनके छिक्कल बाहर के कवर हो गए उनको फेंक देते हो। डोमेस्टिक वेस्ट जैसे कि गाय का गोबर। इट रिलीजेस मीथेन, ये रिलीज करता है मीथेन, जिसको हम बायोगैस के फॉर्म में यूज करते हैं और इसको बायोगैस भी बोला जाता है। बायोगैस को बर्न किया जाता है डायरेक्टली और इसको लिक्विड बायोफ्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है। और जो बायोगैस है वो बर्न होती है फ्यूल के फॉर्म में, जैसे कि इथेनॉल और बायोडीजल। जो ये सोर्स होती है एनर्जी के, इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्यूल्स है, ठीक है, जो क्या करती है, दूसरे सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरह यूज की जाती है। देयर इज नो स्टोरेज प्रॉब्लम एंड द स्लज लेफ्ट बिहाइंड। कुछ भी स्टोरेज प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ और कुछ भी नहीं बचता है। इज अ रिच फर्टिलाइजर कंटेनिंग बैक्टीरियल बायोमास। और केवल ये एक ऐसी फर्टिलाइजर है जिसमें कि बैक्टीरिया ज्यादा अमाउंट में होंगे। तो ये क्या है, इसके साथ कोई भी स्लज लेफ्ट बिहाइंड नहीं होता, ये रिच फर्टिलाइजर है, ठीक है, जिसमें कि बैक्टीरियल बायोमास होते हैं। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये जो चैप्टर है एनर्जी एंड पावर सोर्सेज आपको अच्छे समझ में आया होगा। एंड द रिमेनिंग चैप्टर we will do in part 2, and this is the part 1 of this chapter. If you really understand the video of this chapter in this video, so please subscribe my channel and do share to your friends also. And thanks for watching. Do like and subscribe and